गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। तो हम चर्चा कर रहे थे हेगेल पर, और हेगेल के संबंध में हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। हेगेल संबंधी विचारों को आज आगे बढ़ाते हैं, और हेगेल की आज लास्ट क्लास है, और आज की क्लास में हेगेल कंप्लीट हो जाएगा। तो हेगेल की हम बात करें तो हेगेल एक पाश्चात्य विचारक है, और वर्टमबर्ग दक्षिणी जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। जर्मनी के प्रमुख आदर्शवादी विचारक हैं ये। 2 क्लास में चर्चा हमारी हो चुकी है, आज उसको आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हम हेगेल के शासन संबंधी विचारों से क्लास की शुरुआत करते हैं। शासन के प्रकार बताए हैं हेगेल ने। तो शासन के प्रकार, हेगेल के अनुसार शासन के प्रकार, हेगेल ने शासन के 3 प्रकार बताए हैं। कुल कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। और इन 3 प्रकारों की हम बात करें तो निरंकुश तंत्र, दूसरा प्रकार इन्होंने बताया लोकतंत्र या वह कुलीन तंत्र, लोकतंत्र या कुलीन तंत्र। और शासन का तीसरा प्रकार इन्होंने बताया संवैधानिक राजतंत्र या वैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र या वैधानिक राजतंत्र। तो हेगेल के द्वारा शासन के 3 प्रकार बताए गए हैं, निरंकुश तंत्र, लोकतंत्र या कुलीन तंत्र और संवैधानिक राजतंत्र। निरंकुश तंत्र की बात करें तो इसके संबंध में हेगेल ने कहा है कि जो निरंकुश तंत्र है ये भारत, चीन और मिस्र इनमें पाया जाता था। तो हेगेल के अनुसार जो निरंकुश तंत्र है ये हेगेल ने भारत, चीन व मिस्र की शासन व्यवस्था को हेगेल ने क्या कहा है? निरंकुश तंत्र कहा है। और लोकतंत्र या कुलीन तंत्र, लोकतंत्र या कुलीन तंत्र कहा है यूनान की राज व्यवस्था को या यूनान की शासन व्यवस्था को, यूनान की शासन व्यवस्था को इन्होंने कहा लोकतंत्र या कुलीन तंत्र। सुमन जी गुड मॉर्निंग। तो निरंकुश तंत्र तो भारत, चीन और मिस्र की शासन व्यवस्था को कहा, वहीं लोकतंत्र या कुलीन तंत्र यूनान की शासन व्यवस्था को इन्होंने कहा है, तथा संवैधानिक राजतंत्र इन्होंने कहा है जर्मनी की शासन व्यवस्था को। संवैधानिक राजतंत्र इन्होंने कहा है जर्मनी की शासन व्यवस्था को। तो इस तरह हेगेल ने शासन के 3 प्रकार बताए हैं। निरंकुश तंत्र, निरंकुश तंत्र के इन्होंने भारत, चीन, मिस्र, इराक आदि की शासन व्यवस्था को कहा है। लोकतंत्र या कुलीन तंत्र, यूनान की जो राज व्यवस्था है उसको लोकतंत्र या कुलीन तंत्र कहा है। और संवैधानिक राजतंत्र जर्मनी की शासन व्यवस्था को कहा है। इन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र निरंकुश तंत्र है ये वाद है, निरंकुश तंत्र वाद है। लोकतंत्र या कुलीन तंत्र इसका प्रतिवाद है, लोकतंत्र या कुलीन तंत्र इसका प्रतिवाद है। कुलीन तंत्र इसका क्या है? प्रतिवाद है। और इस वाद और प्रतिवाद के संयोग से संवैधानिक राजतंत्र का जन्म होता है, संवैधानिक राजतंत्र का जन्म होता है जो संवाद है। संवैधानिक राजतंत्र का जन्म होता है जो क्या होता है? संवाद होता है। और ये जो संवैधानिक राजतंत्र है ये सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है।
हीगल के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली की हम बात करें तो हीगल ने संवैधानिक राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कहा है, क्योंकि इसमें निरंकुश तंत्र के गुण भी पाए जाते हैं, क्योंकि एक राजा होता है इसमें लोकतंत्र या कुलीन तंत्र के गुण भी पाए जाते हैं, और इसमें एक तो निरंकुश तंत्र के गुण पाए जाते हैं, दूसरे इसमें कुलीन तंत्र के गुण पाए जाते हैं, और तीसरे इसमें लोकतंत्र के गुण पाए जाते हैं। क्योंकि एक राजा होता है तो निरंकुश तंत्र या राजतंत्र का प्रतीक है, और लोकतंत्र का प्रतीक विधानमंडल होती है, और कुलीन तंत्र का प्रतीक प्रशासनिक व्यवस्था या कार्यपालिका होती है। सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है और विश्व आत्मा का चरम विकास है। ये जो संवैधानिक राजतंत्र है ये विश्व आत्मा का चरम विकास है। विश्व आत्मा का चरम विकास है। सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है कौन से? संवैधानिक राजतंत्र। तो ये हीगल के शासन संबंधी विचार हो गए। आगे बात करें इतिहास पर हीगल के विचार। हीगल के इतिहास पर विचार। हीगल का एक कथन है इसके संबंध में कि दर्शन का इतिहास दर्शन का केंद्र बिंदु है। दर्शन का इतिहास दर्शन का केंद्र बिंदु है। दर्शन का इतिहास दर्शन का केंद्र बिंदु है। दर्शन का इतिहास दर्शन का केंद्र बिंदु है, ये कहा है हीगल ने। अर्थात हीगल ने इतिहास की जो व्याख्या की है वो दार्शनिक व्याख्या की है। इतिहास की जो व्याख्या की है वो दार्शनिक व्याख्या की है। दार्शनिक व्याख्या की है और इतिहास का विकास द्वंद्ववाद पद्धति से बताया है। द्वंद्ववाद पद्धति से इतिहास का विकास बताया है, अर्थात वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से इतिहास का विकास इन्होंने बताया है। ये कहते हैं कि इतिहास का जो विकास होता है, ये इतिहास की सभी जो घटनाएं, इतिहास में होने वाले सभी कारण है निर्वैयक्तिक होते हैं, यानी व्यक्ति के सापेक्ष नहीं होते हैं बल्कि निरपेक्ष होते हैं। इतिहास की सभी घटनाएं, सभी कारण, इतिहास का जो भी विकास होता है वो कैसा विकास होता है? निर्वैयक्तिक होता है। निर्वैयक्तिक होता है अर्थात इसमें मनुष्य का किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं होता है। और इतिहास का विकास निर्वैयक्तिक होता है और सामान्य शक्तियों के रूप में होता है। सामान्य शक्तियों के रूप में होता है। इतिहास का विकास कैसा होता है? निर्वैयक्तिक और सामान्य शक्तियों के रूप में होता है। और ये जो सामान्य शक्तियाँ होती हैं ये विश्व आत्मा के उद्देश्यों के अनुकूल कार्य करती हैं। ये जो सामान्य शक्तियाँ होती हैं ये विश्व आत्मा के उद्देश्यों के अनुकूल कार्य करती हैं। अनुकूल कार्य करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इतिहास का विकास होना है या इतिहास का जो विकास हुआ है, इतिहास में जितनी भी घटनाएं, कारण आदि हुए हैं, ये पहले से नियोजित थी, ये पूर्व नियोजित थी। और ये जो पूर्व नियोजित थी इसको करने वाला या इस पूर्व नियोजित घटनाओं को करने में जो हाथ है वो विश्व आत्मा का है। अर्थात विश्व आत्मा ने पहले से ही उद्देश्य फिक्स कर रखे हैं और उसी उद्देश्यों के आधार पर इतिहास का विकास होता है। अर्थात ये इतिहास का विकास होता है, ये सामान्य शक्ति है और निर्वैयक्तिक है, क्योंकि इसके पीछे जो हाथ होता है व्यक्ति का ना होकर किसका होता है? चेतना का होता है, आत्मा का होता है, या विश्व आत्मा का होता है, या दैवीय शक्ति का होता है। ये किसका होता है? दैवीय शक्ति का होता है। अर्थात इतिहास का जो विकास है वो पूर्व निश्चित होता है। इतिहास का विकास
पूर्व निश्चित होता है। क्या इतिहास में होना है इसका निर्धारण पहले से ही हो चुका है, और इसके पीछे हाथ किसका होता है? इतिहास के विकास या गति के पीछे हाथ होता है विश्व आत्मा का। यानी विश्व आत्मा पहले से निर्धारित योजना के आधार पर विश्व के इतिहास का विकास करती है। अर्थात विश्व आत्मा के पहले से उद्देश्य तय हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जब विश्व आत्मा आगे बढ़ती है, विकास की ओर बढ़ती है, तो विश्व आत्मा को अनेक अंतर विरोधों का सामना करना पड़ता है। विश्व आत्मा जब विकास की गति की में आगे की ओर बढ़ती है, तब इसको अनेक अंतर विरोधों का सामना करना पड़ता है। अनेक अंतर विरोधों का सामना करना पड़ता है। अर्थात वाद, प्रतिवाद और संवाद की घटनाएं चलती रहती हैं। पहले वाद आता है, फिर उसका विपरीत मूल प्रतिवाद आता है, और फिर वाद और प्रतिवाद यानी मूल वस्तु और उसकी विपरीत वस्तु के समन्वय से संवाद का जन्म होता है। फिर संवाद वापस से वाद बन जाता है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इतिहास की गति भी इसी वाद, प्रतिवाद और संवाद की से होती है। अर्थात इतिहास के जो गति हो रही है वो विश्व आत्मा के द्वारा पूर्व नियोजित है, और जब विश्व आत्मा विकास की गति पर आगे बढ़ती है तो अनेक अंतर विरोधों का सामना करना पड़ता है। और जब ये अनेक अंतर विरोधों का सामना करती है तो प्रत्येक दिन इसका नया नया रूप देखने को हमें मिलता है। विश्व आत्मा का नया नया रूप प्रत्येक दिन हमें देखने को मिलता है कि नए नए रूप में बदलती जाती है। क्योंकि वाद आया, फिर उसका उल्टा प्रतिवाद आया, तो वाद से अलग प्रतिवाद था, फिर वाद प्रतिवाद से संवाद जन्मा जो प्रतिवाद और वाद दोनों से अलग था, फिर संवाद वापस से वाद बना। तो इस तरह नई नई वस्तुएं प्रकट होती रहती हैं। और विश्व के इतिहास के विकास में या मानव सभ्यता के इतिहास के विकास में सबसे पहले जो जन्म होता है वो एक निर्जीव संसार या भौतिक जगत का जन्म होता है। निर्जीव संसार या भौतिक जगत का प्रकटीकरण होता है। यानी विश्व आत्मा जो विकास की गति की ओर बढ़ रही है, तो विश्व आत्मा के पहला जो रूप प्राप्त होता है वो निर्जीव संसार या भौतिक जगत प्राप्त होता है। हम इसको प्रथम अवस्था कह सकते हैं कि विश्व आत्मा की विकास की जो प्रथम अवस्था या प्रकटीकरण की जो प्रथम अवस्था है वो निर्जीव जगत या भौतिक जगत है। दूसरी जो अवस्था आती है वो सजीव जगत की आती है। विश्व आत्मा विकास की ओर बढ़ती हुई द्वितीय अवस्था में पहुंचती है सजीव जगत के रूप में। या द्वितीय अवस्था में विश्व आत्मा का जो प्रकटीकरण होता है वो किस रूप में प्रकटीकरण होता है? सजीव के रूप में सजीव जगत के रूप में प्रकटीकरण होता है। और तीसरी जो अवस्था आती है जिसमें मनुष्य का प्रकटीकरण होता है या मनुष्य का जन्म होता है तीसरी अवस्था में। तो पहली अवस्था में निर्जीव जगत बना, विश्व के इतिहास में जो विश्व आत्मा का विकास हो रहा है उसमें पहली अवस्था में भौतिक जगत या निर्जीव जगत बना, द्वितीय अवस्था में सजीव जगत आया, और तीसरी अवस्था में मनुष्य का जन्म हो जाता है। तीसरी अवस्था में किसका जन्म हो जाता है? मनुष्य का जन्म हो जाता है। और फिर मनुष्य का जन्म हो गया, फिर समाज बना, परिवार बना, फिर परिवार बना, और राज्य के विकास में, इतिहास के विकास में तो सबसे पहले निर्जीव जगत आया था। थोड़ा सा ध्यान रखना हमें कि इतिहास के विकास में सबसे पहले निर्जीव जगत आया, लेकिन राज्य के विकास की हम बात करें तो राज्य के विकास में जो सबसे पहले इकाई बनती है वो परिवार या कुटुंब बनता है। और ये क्या है? राज्य के विकास में वाद है। और ये जो परिवार होता है ये एकता का प्रतीक होता है। परिवार क्या होता है? एकता का प्रतीक होता है। इसके बाद समाज का जन्म होता है, और ये समाज प्रतिवाद होता है, और ये विशिष्टता का प्रतीक है। ये विशिष्टता का प्रतीक है। और उसके बाद में राज्य का जन्म होता है जो इतिहास का
सर्वोच्च विकास है और ये राज्य संवाद है और इसमें व्यापकता होती है। और ये जो राज्य है ये विश्व आत्मा का सर्वोच्चतम रूप है, विश्व आत्मा का सर्वोच्चतम रूप है, अर्थात इसके आगे विकास नहीं होता है। तो इस तरह हीगल ने इतिहास के विकास को समझाया है द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से। और इतिहास या सभ्यता का जो विकास होता है वो पूर्व नियोजित होता है, विश्व आत्मा ही विभिन्न रूपों में प्रकटीकरण होता है, विश्व आत्मा का ही विभिन्न रूपों में प्रकटीकरण होता है। सबसे पहले सजीव जगत के रूप में निर्जीव जगत के रूप में प्रकटीकरण हुआ, फिर सजीव जगत के रूप में प्रकटीकरण हुआ, फिर विश्व आत्मा का मनुष्य के रूप में प्रकटीकरण हुआ, फिर विश्व आत्मा परिवार के रूप में प्रकट हुई, फिर विश्व आत्मा समाज के रूप में प्रकट हुई और उसके बाद में विश्व आत्मा राज्य के रूप में प्रकट होती है। और इसके आगे विश्व आत्मा का विकास नहीं होगा, ये विश्व आत्मा का सर्वोच्च या चरम विकास होता है। हीगल की एक पुस्तक है फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। और इस फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री में विश्व आत्मा की विकास की 4 अवस्थाओं का उल्लेख हीगल ने किया है। तो इस पुस्तक में हीगल ने विश्व आत्मा के विकास की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हीगल ने विश्व आत्मा के विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो 4 अवस्थाएं बताई हैं हीगल ने। ये जो 4 अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था है पौर्वात्य, पहली अवस्था है पौर्वात्य, दूसरी अवस्था है यूनानी, तीसरी अवस्था है रोमन और चौथी जो अवस्था है विश्व आत्मा के विकास की वो है जर्मनी, जर्मनी। तो 4 अवस्थाएं हैं विश्व इतिहास के विकास की, पहली पौर्वात्य, दूसरी यूनान, तीसरी रोम, चौथी जर्मनी। सबसे पहले हम पहली अवस्था की बात करें और पहली अवस्था है पौर्वात्य। पहली अवस्था कहाँ है? पौर्वात्य है। और ये जो प्रथम अवस्था है पौर्वात्य की, ये जो प्रथम अवस्था है ये चीन, भारत, इराक और मिस्र की शासन व्यवस्थाओं में पाई गई। तो प्रथम अवस्था विश्व आत्मा का जो प्रथम अवस्था के रूप में प्रकटीकरण हुआ ये चीन, भारत, इराक, मिस्र आदि देशों की शासन व्यवस्थाओं के रूप में प्रकटीकरण होता है। और ये जो प्रथम अवस्था थी इसमें जो विश्व आत्मा थी अपने शैशवा रूप में थी, इसमें विश्व आत्मा अपने शैशवा रूप में थी, शैशवा रूप में थी, अर्थात इसमें जो विश्व आत्मा थी एक शिशु के समान थी, शैशवा अवस्था में थी। और इन देशों में स्वतंत्रता का अभाव था, यहाँ स्वतंत्रता नहीं थी। विश्व आत्मा अपने शैशव रूप में थी, यहाँ शैशव स्वतंत्रता नहीं थी। विश्व आत्मा के विकास की जो दूसरी अवस्था है वो यूनान के अंतर्गत पाई गई। यूनानी अवस्था या द्वितीय अवस्था, पौर्वात्य के बाद में जो विश्व आत्मा का प्रवेश होता है ये यूनान में होता है और यूनान की कला, धर्म और दर्शन में इसकी अभिव्यक्ति होती है। यूनानी कला, धर्म, दर्शन में विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। तो दूसरी अवस्था के रूप में विश्व आत्मा का प्रकटीकरण कहाँ हुआ? यूनान में हुआ और यूनान की कला में, धर्म में, दर्शन में इसका प्रकटीकरण होता है। यहाँ कुछ व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, कुछ व्यक्तियों को स्वतंत्रता यहाँ प्राप्त होती है।
तीसरी जो अवस्था आई विश्व आत्मा की, वो रोमन अवस्था आई, रोमन अवस्था या तृतीय अवस्था। अर्थात तीसरी अवस्था का जो प्रकटीकरण हुआ, विश्व आत्मा की तीसरी अवस्था का जो प्रकटीकरण हुआ, ये रोम में हुआ और रोम के कानून में इसकी अभिव्यक्ति होती है। रोम के कानून में अभिव्यक्ति होती है विश्व आत्मा की। और यहाँ भी कुछ ही व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन यूनान से कुछ ज़्यादा थी। कंप्लीट लोगों को स्वतंत्रता यहाँ भी प्राप्त नहीं थी, कुछ ही व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन यूनान से थोड़ा सा व्यापक दायरा था। तो रोम के कानून में अभिव्यक्ति होती है और यहाँ कुछ ही व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त थी। चौथी जो अवस्था है विश्व आत्मा की, चौथी अवस्था है जर्मनी। चौथी अवस्था कौन सी है? जर्मनी है। जर्मनी। और जर्मनी में विश्व आत्मा का जो प्रकटीकरण हुआ, अपने सर्वोच्च रूप में प्रकटीकरण हुआ। यानी यहाँ जो विश्व आत्मा का प्रकटीकरण हुआ है, वो सर्वोच्च रूप में प्रकटीकरण हुआ है। यह विश्व आत्मा का चरम विकास का जो प्रकटीकरण हुआ है, वो जर्मनी में हुआ है। और यहाँ सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त थी। यहाँ सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त थी। तो चौथी अवस्था जो जर्मनी में प्रकट होती है, जहाँ सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इस प्रकार चार अवस्थाएं इन्होंने फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री में विश्व आत्मा की बताई है। पहली अवस्था पूर्वात्र, दूसरी अवस्था यूनानी, तीसरी अवस्था रोमन और चौथी अवस्था जर्मन। और चौथी अवस्था जो जर्मन था, इसमें विश्व आत्मा का सर्वोच्च विकास होता है या चरम विकास होता है। ये सार्वदेशिक विश्व आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है जर्मनी, और यहाँ सभी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जो इतिहास में जो विकास होता है, इस विकास को गति विचारों से मिलती है। इतिहास में जो विकास होता है या इतिहास के विकास को जो गति मिलती है, वो विचारों से मिलती है। इतिहास के विकास को जो गति मिलती है, वो किससे मिलती है? विचारों से मिलती है। किससे मिलती है? विचारों से मिलती है। और ये जो विचार हैं, ये गत्यात्मक होते हैं, निरंतर परिवर्तनशील होते हैं। विचार क्या होते हैं? गत्यात्मक होते हैं और निरंतर परिवर्तनशील होते हैं। इतिहास के विकास को गति कहाँ से मिलती है? विचारों से मिलती है। विचार गत्यात्मक होते हैं, निरंतर परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात इनमें परिवर्तन होता रहता है और इसी कारण इतिहास अपने विकास की ओर बढ़ता रहता है या इतिहास के विकास को गति मिलती है। और इसी को हीगल के द्वारा कहा गया है तर्क का प्रकटीकरण। तर्क का प्रकटीकरण अर्थात इतिहास को जो गति विचारों से मिलती है, विचार गत्यात्मक हैं, परिवर्तनशील है,
इसको हीगल ने क्या कहा है, तर्क का प्रकटीकरण कहा है। तो इस शब्द को आप विशेष ध्यान रखें, तर्क का प्रकटीकरण। यानी तर्क का प्रकटीकरण शब्दावली किससे संबंधित हो जाएगी, हीगल से हो जाएगी। और इस तर्क का जो प्रकटीकरण होता है सर्वप्रथम जो होता है वो किसमें होता है, परिवार में होता है या कुटुंब में होता है। तर्क का प्रकटीकरण सबसे पहले परिवार या कुटुंब में होता है, फिर इस तर्क का प्रकटीकरण समाज में होता है, और फिर इस तर्क का प्रकटीकरण राज्य में होता है। और राज्य सर्वोच्च विकास है, इस पे तो हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं। तो ये हो गए हीगल के इतिहास संबंधी विचार। आगे बात करते हैं हीगल के इच्छा के विषय में विचार। इच्छा के विषय में हीगल के विचार। इच्छा के विषय में हीगल के विचार। इच्छा संबंधी जो सिद्धांत हीगल ने लिया है ये रूसो से ग्रहण किया है। तो इच्छा के संबंध में जो हीगल के विचार हैं ये किससे प्रभावित हैं, रूसो से प्रभावित हैं। इच्छा संबंधी जो विचार हैं हीगल के रूसो से प्रभावित हैं। और हीगल ने इच्छा को मनुष्य की स्वाधीन माना है। इच्छा को क्या माना है, स्वाधीन। हीगल ने इच्छा को मनुष्य के स्वाधीन माना है, अर्थात मनुष्य की जो इच्छा होती है उसी के अधीन होती है। इसको शाश्वत कहा है इन्होंने, शाश्वत कहा है। इसके अलावा सर्वव्यापी कहा है, सर्वव्यापी होती है इच्छा, और स्वयं चेतन और आत्मनिर्णायक होती है। स्वयं चेतन व आत्मनिर्णायक होती है। तो इच्छा मनुष्य के स्वाधीन होती है, जो शाश्वत होती है, सर्वव्यापी होती है, स्वयं चेतन और आत्मनिर्णायक होती है। तो इच्छा की विशेषता क्या क्या हो गई। हीगल की इच्छा की विशेषता पूछ ली जाए तो हीगल की इच्छा कैसी है, मनुष्य के स्वाधीन है, पहली विशेषता। इच्छा कैसी है, शाश्वत है, दूसरी विशेषता। इच्छा सर्वव्यापी है, तीसरी विशेषता। इच्छा स्वयं चेतन है, चौथी विशेषता। इच्छा आत्मनिर्णायक होती है, पांचवी विशेषता। तो पांच विशेषताएं हीगल की इच्छा की हैं। और हीगल की जो इच्छा है ये तीन रूपों में प्रकट होती है। हीगल की इच्छा तीन रूपों में प्रकट होती है। तीन रूपों में प्रकट होती है। तो हीगल की इच्छा कितने रूपों में प्रकट होती है, तीन रूपों में प्रकट होती है। और ये तीन रूप कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो एक तो कानून के रूप में इच्छा प्रकट होती है, कानून के रूप में इच्छा प्रकट होती है। दूसरी जो इच्छा प्रकट होती है वो आंतरिक सदाचार के रूप में प्रकट होती है, आंतरिक सदाचार के रूप में प्रकट होती है। और तीसरी जो इच्छा है उन व्यवस्थाओं और बंधनों के समूचे क्रम के रूप में प्रकट होती है जिनसे न्याय प्रसारित होता है। तो तीसरी इच्छा जो तीसरे रूप में प्रकट होती है वह रूप है उन व्यवस्थाओं व बंधनों का समूचा क्रम बंधनों का समूचा क्रम जिसमें न्याय प्रसारित होता है, जिसमें न्याय प्रसारित होता है। तो इस तरह जो हीगल की इच्छा है तीन रूपों में प्रकट होती है, कानून के रूप में, आंतरिक सदाचार के रूप में, तथा उन व्यवस्थाओं और बंधनों के समूचे क्रम में जिनसे न्याय प्रसारित होता है या राज्य में न्याय प्रसारित होता है। इन तीन रूपों में इच्छा प्रकट होती है।
कानून की हम बात करें तो कानून में हीगल ने व्यक्तित्व को, संपत्ति को और संविदा को रखा है। व्यक्तित्व, संपत्ति और संविदा। व्यक्तित्व, संपत्ति और संविदा को किसके अंतर्गत शामिल किया है? हीगल ने कानून के अंतर्गत शामिल किया है। और आत्मनिर्णय की बात करें, आंतरिक सदाचार की हम बात करें, आंतरिक सदाचार, तो इसमें व्यक्ति के आत्मनिर्णय के उन पहलुओं को सम्मिलित किया है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जागृति से प्रभावित होता है। तो आंतरिक सदाचार में आत्मनिर्णय के उन पहलुओं को शामिल किया है, आत्मनिर्णय के उन पहलुओं को शामिल किया है, उन पहलुओं को शामिल किया है जिनसे कोई व्यक्ति अपने जैसे अन्य व्यक्तियों की जागृति से प्रभावित होता है। तो कानून में तो हीगल ने व्यक्तित्व, संपत्ति और संविदा को शामिल किया है, वहीं आंतरिक सदाचार में आत्मनिर्णय के उन पहलों को शामिल किया है जिन आत्मनिर्णय के पहलों से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जागृति से प्रभावित होता है। वहीं हीगल का जो इच्छा का जो तीसरा रूप है, प्रकटीकरण का जो तीसरा रूप है, इस तीसरे रूप में हीगल ने आंतरिक सदाचार की आंतरिकता और बाह्य सदाचार की आंतरिक सदाचार की तो आंतरिकता और कानून की बाह्यता को सम्मिलित किया है। इच्छा के तीसरे रूप में आंतरिक सदाचार की आंतरिकता व कानून की बाह्यता को सम्मिलित किया है। अर्थात जो तीसरा रूप है इसमें कानून के भी गुण हैं और इसमें आंतरिक सदाचार के भी गुण हैं, दोनों ही को सम्मिलित कर देता है। आंतरिक सदाचार की आंतरिकता को और कानून की बाह्यता को इसमें सम्मिलित करता है। अर्थात तीसरे रूप में जो हीगल शामिल करता है, ये करता है नैतिक प्रथाओं को, नैतिक प्रथाएं, रीति रिवाज, सामाजिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता आदि के रूप में प्रकट होती है। तीसरे रूप में जो इच्छा प्रकट होगी वो नैतिक प्रथाओं के रूप में प्रकट होगी, रीति रिवाजों के रूप में प्रकट होगी, सामाजिक स्वतंत्रता के रूप में प्रकट होगी, नैतिक स्वतंत्रता के रूप में प्रकट होगी। तो इस तरह जो इच्छा का प्रकटीकरण होता है वो तीन रूपों में होता है। आगे चलते हैं और अब हम हीगल की स्वतंत्रता संबंधी धारणा पर चर्चा करते हैं। हीगल की स्वतंत्रता संबंधी धारणा। हीगल की स्वतंत्रता संबंधी धारणा की हम बात करें तो हीगल ने कहा है कि पूर्व में केवल एक सर्वसत्ताधारी जो राज्य था वही स्वतंत्र था। हीगल क्या कहता है कि पूर्व में एक सर्वोच्च सत्ताधारी राज्य ही स्वतंत्र था। पूर्व में यानी पहले केवल एक सर्वोच्च सत्ताधारी राज्य स्वतंत्र था,
क्योंकि मनुष्य इस बात से अनभिज्ञ था कि आत्मा और मनुष्य भी स्वतंत्र होता है। मनुष्य इस बात से अनभिज्ञ था या जानकार नहीं था कि मनुष्य व आत्मा स्वतंत्र होती है। मनुष्य व आत्मा स्वतंत्र होती है, इस बात की मनुष्य को जानकारी नहीं थी, इसलिए जो सर्वोच्च सत्ताधारी राज्य था पहले वो ही स्वतंत्र था। फिर यूनान में सबसे पहले आत्मनिष्ठ स्वतंत्रता का उदय होता है। तो सबसे पहले जो आत्मनिष्ठ स्वतंत्रता का उदय हुआ हीगल के अनुसार, ये यूनान में हुआ, ये यूनान में हुआ। और वहीं इसके बाद में रोम में स्वतंत्रता की अमूर्त मान्यता हुई। स्वतंत्रता की अमूर्त मान्यता कहाँ हुई? रोम में हुई। तो आत्मनिष्ठ स्वतंत्रता सबसे पहले जो प्रकट हुई यूनान में हुई और रोम में स्वतंत्रता की अमूर्त मान्यता हुई। यानी रोम और जो यूनान था इसमें स्वतंत्रता तो थी, लेकिन यहाँ कुछ ही व्यक्तियों को स्वतंत्रता थी, सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं थी। यूनान व रोम में कुछ ही व्यक्ति स्वतंत्र थे, सभी स्वतंत्र यहाँ नहीं थे। तो पूर्ण स्वतंत्रता का जो उदय हुआ वो जर्मनी में हुआ। हीगल के अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता का जो उदय हुआ ये कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। क्लियर यहाँ तक बात? कि पूर्व में तो एक सर्वोच्च सत्ताधारी राज था, वही स्वतंत्र था, क्योंकि मनुष्य की स्वतंत्रता और आत्मा की स्वतंत्रता के बारे में मनुष्य को कोई जानकारी नहीं थी। सबसे पहले जो आत्मनिष्ठ स्वतंत्रता आती है वो यूनान में आती है, और इसके अमूर्त रूप में जो प्रकटीकरण होता है वो रोम में होता है, और पूर्ण स्वतंत्रता का उदय होता है ये जर्मनी में होता है। पूर्ण स्वतंत्रता का उदय कहाँ होता है? जर्मनी में होता है। और हीगल कहता है कि स्वतंत्रता है ये मानव का सर्वोच्च गुण है। हीगल के अनुसार जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता मानव का सर्वोच्च गुण है। स्वतंत्रता मानव का क्या है? सर्वोच्च गुण है। लेकिन जिस तरह हम स्वतंत्रता का अर्थ लगाते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ हम सामान्यतः ये लगाते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना। स्वतंत्रता का हम सामान्य अर्थ क्या लगाते हैं कि भाई हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य करें, इच्छा अनुसार कार्य करें। लेकिन हीगल का ये अर्थ नहीं है, हीगल का ये अर्थ नहीं है। हीगल के अनुसार जो स्वतंत्रता है वो है राज्य की इच्छा अनुसार कार्य करना। तो हीगल के अनुसार स्वतंत्रता अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना नहीं है, बल्कि हीगल के अनुसार स्वतंत्रता राज्य की इच्छा अनुसार कार्य करना है। राज्य की इच्छा अनुसार कार्य करना हीगल की स्वतंत्रता का अर्थ है। यानी हीगल की स्वतंत्रता का सीधा सा अर्थ है कि व्यक्ति अपने अधिकार कर्तव्यों की तिलांजलि दे दे और राज्य की आज्ञा पालन करे, राज्य की आज्ञा का पालन करे। यानी हीगल की स्वतंत्रता को लागू किया जाए तो व्यक्ति के अधिकार नहीं होंगे, व्यक्ति के कर्तव्य नहीं होंगे, बल्कि व्यक्ति के लिए एक ही उद्देश्य होगा कि वह राज्य की आज्ञा का पालन करे। राज्य की आज्ञा का पालन कर रहा है इसका मतलब वो स्वतंत्र है, और राज्य की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा इसका मतलब वो स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि हीगल का मानना है कि राज्य के अतिरिक्त कोई भी अन्य वस्तु स्वाधीन नहीं है, सभी की सभी राज्य के अधीन है। हीगल ने क्या कहा कि केवल राज्य ही स्वाधीन है, केवल राज्य ही स्वाधीन है, इसके अलावा कुछ भी स्वाधीन नहीं है, कोई वस्तु स्वाधीन नहीं है, सभी की सभी किसके अधीन है? राज्य के अधीन है। इसलिए राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। खुद की इच्छा अनुसार जीना स्वतंत्रता हीगल के अनुसार नहीं है। हीगल एक बात और कहता है स्वतंत्रता के संबंध में कि वैसे तो राज्य है ये साध्य है, वैसे तो राज्य क्या है? साध्य है। वैसे तो
राज्य साध्य है, लेकिन जब स्वतंत्रता की बात आती है तो राज्य स्वतंत्रता को प्रसारित करने वाला साधन है। वैसे राज्य साध्य है, लेकिन स्वतंत्रता के मामले में राज्य स्वतंत्रता को प्रसारित करने वाला साधन है, राज्य साध्य है, लेकिन स्वतंत्रता के मामले में स्वतंत्रता को प्रसारित करने वाला साधन है। हीगल ने कहा कि जो विश्व आत्मा का सार तत्व है वो स्वतंत्रता है। विश्व आत्मा का सार तत्व क्या है? स्वतंत्रता है। विश्व आत्मा का सार्व तत्व स्वतंत्रता है, और स्वतंत्र चेतना ही की वजह से ही विश्व का विकास होता है, इतिहास का विकास होता है। तो स्वतंत्र चेतना रहेगी तब ही मानव सभ्यता का विकास होता है, विश्व के इतिहास का विकास होता है। ठीक है। अगली बात इन्होंने कही कि स्वतंत्रता और कानून में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता है। सामान्यतः हम बात करें तो स्वतंत्रता और जो कानून है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्योंकि कानून मनुष्य की स्वतंत्रता पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाता है। लेकिन हीगल ने कहा कि स्वतंत्रता और कानून में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। स्वतंत्रता व कानून में हीगल के अनुसार कोई विरोध नहीं है। सामान्यतः विरोध होता है, क्योंकि जहाँ भी हम कानून की पालन करेंगे, राज्य की आज्ञा की पालन करेंगे, तो इसका मतलब हमारी स्वतंत्रता नहीं रहेगी। लेकिन हीगल ने कहा कि कोई विरोध नहीं है। ये जो कानून है स्वतंत्रता का मूर्त रूप है। कानून क्या है? स्वतंत्रता का मूर्त रूप है। अर्थात स्वतंत्रता है एक अमूर्त होती है। स्वतंत्रता क्या होती है? अमूर्त होती है। स्वतंत्रता अमूर्त होती है, और इसको जो मूर्त रूप देने का कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? कानून के द्वारा किया जाता है। इसलिए कानून स्वतंत्रता का क्या है? मूर्त रूप है। कानून क्या है? स्वतंत्रता का मूर्त रूप है। क्योंकि ये जो कानून है ये राज्य के द्वारा बनाया जाता है, और ये एक तरह से व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति है। एक तरह से क्या है? ये व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति है। कानून है खुद व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति है, और व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति है तो इसका मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध इसमें नहीं होगा। और व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति इसलिए है कि जो राज्य है ये भी विश्व आत्मा से बना है। व्यक्ति भी किससे बना है? विश्व आत्मा से बना है। राज्य भी विश्व आत्मा से बना है, व्यक्ति भी विश्व आत्मा से बना है। तो इनमें राज्य की इच्छा होगी, वहीं व्यक्ति की भी इच्छा होगी। क्योंकि जैसे अभी हम इतिहास का विकास पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि इतिहास के विकास में पहले निर्जीव जगत आया, फिर सजीव जगत आया, फिर व्यक्ति आया, फिर व्यक्ति के बाद परिवार आया, परिवार से समाज बना, और समाज से राज्य बना। तो इस तरह व्यक्ति भी एक विश्व आत्मा का रूप है, राज्य भी विश्व आत्मा का रूप है। तो राज्य के जितने भी कानून हैं वे ये व्यक्ति की इच्छा के ही परिणाम हैं। राज्य के जितने भी कानून हैं व्यक्ति की इच्छा के ही परिणाम है। लेकिन जो पूर्णता होती है वो राज्य में ज़्यादा होती है, व्यक्ति में उतनी पूर्णता नहीं होती है। क्योंकि विश्व आत्मा का अंतिम चरम विकास या सर्वोच्च रूप क्या है? राज्य है। तो पूर्णता राज्य में ही पाई जाएगी। पूर्णता किस में पाई जाएगी? राज्य में पाई जाएगी। व्यक्ति में पूर्णता नहीं होती है। व्यक्ति में पूर्णता नहीं होती है। और हीगल की जो स्वतंत्रता संबंधी धारणा है इन्होंने रूसो व कांट से ग्रहण की है। इच्छा संबंधी धारणा तो किससे ग्रहण की है? रूसो ने, रूसो से। और स्वतंत्रता संबंधी जो धारणा है इस पर जो प्रभाव है वो कांट का है और रूसो का है। हीगल का जो स्वतंत्रता का विचार है इस पर प्रभाव की हम बात करें
जिसमें प्रभाव कांट का है वह रूसो का है। अर्थात इन्होंने स्वतंत्रता संबंधी जो धारणा है वो कांट और रूसो से ग्रहण की है। लेकिन कांट से ग्रहण जरूर की है, फिर भी कांट और रूसो की कांट और हेगेल की स्वतंत्रता में अंतर है। ग्रहण करने के बावजूद भी कांट व हेगेल की स्वतंत्रता संबंधी धारणा में अंतर है। स्वतंत्रता संबंधी धारणा में अंतर है। कैसे है उसकी हम बात करें। कांट की जो स्वतंत्रता है ये आत्मपरक है और नकारात्मक स्वतंत्रता है। यानी इन्होंने जो स्वतंत्रता का दृष्टिकोण दिया है वो नकारात्मक दृष्टिकोण व आत्मपरक दृष्टिकोण दिया है। कांट ने जो दृष्टिकोण दिया है स्वतंत्रता का वो नकारात्मक और आत्मपरक दृष्टिकोण है। अर्थात कांट के अनुसार स्वतंत्रता क्या है। कांट के अनुसार स्वतंत्रता है बंधनों का अभाव। कांट के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, बंधनों का अभाव है। और कांट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जो उद्देश्य है वो है अपने व्यक्तित्व की रक्षा करना। प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, व्यक्तित्व की रक्षा करना है। और व्यक्तित्व की रक्षा करना है इसलिए व्यक्ति को राज्य पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। कांट कहता है कि व्यक्ति को राज्य पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति को राज्य पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह कांट की जो स्वतंत्रता का दृष्टिकोण है वो नकारात्मक है, आत्मपरक दृष्टिकोण है। कांट के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, बंधनों का अभाव है। कांट के अनुसार व्यक्ति का जो उद्देश्य है वो अपने व्यक्तित्व की रक्षा करना है। और व्यक्तित्व की रक्षा तभी हो पाएगी जब वो राज्य पर कम से कम निर्भर रहेगा। वहीं हीगल इसके ठीक विपरीत है। स्वतंत्रता संबंधी मामलों में जो हेगल है वो कांट से विपरीत है। यानी इन्होंने स्वतंत्रता को माना है सामाजिक व्यापार। स्वतंत्रता को क्या माना है, सामाजिक व्यापार माना है। और इस सामाजिक व्यापार को बढ़ावा देना ही क्या है, स्वतंत्रता है। ये जो सामाजिक व्यापार है इसको बढ़ावा देना ही हीगल के अनुसार क्या है, स्वतंत्रता है। अर्थात हीगल के अनुसार अभी हम बात कर रहे थे कि हीगल के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, राज्य की आज्ञा का पालन करना, राज्य पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना, राज्य की आज्ञा का पालन करना ही इनके अनुसार स्वतंत्रता है। अर्थात हीगल ने कांट से स्वतंत्रता संबंधित धारणा या विचार जरूर लिए हैं, लेकिन हीगल और कांट के जो स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। कांट कहता है कि स्वतंत्रता बंधनों का भाव है, जबकि हीगल तो कहता है कि राज्य के अधीन व्यक्ति रहेगा तब ही स्वतंत्रता रहेगी। और हीगल ने जो कांट की स्वतंत्रता है उसको आत्मपरक स्वतंत्रता कहा है। हीगल ने कांट की जो स्वतंत्रता है इसको क्या कहा है, आत्मपरक स्वतंत्रता कहा है। कांट की स्वतंत्रता को हीगल के द्वारा आत्मपरक स्वतंत्रता कहा गया है। अभी तक जो हमने बातें पढ़ी कांट की हीगल की स्वतंत्रता के संबंध में, उसके आधार पर हम हीगल की स्वतंत्रता की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं। हीगल की स्वतंत्रता की विशेषताएं, पहली विशेषता कि हीगल के अनुसार स्वतंत्रता अपने अंतःकरण के अनुसार कार्य करना नहीं है, बल्कि विशुद्ध विवेक के अनुसार कार्य करना है। तो हीगल के अनुसार जो स्वतंत्रता है वो अपने अंतःकरण के अनुसार कार्य करना नहीं है, तो फिर क्या है, विशुद्ध विवेक के अनुसार कार्य करना। विशुद्ध विवेक के अनुसार कार्य करना हीगल के अनुसार स्वतंत्रता है। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता है राज्य की आज्ञा का पालन करना।
राज्य की आज्ञा पालन में ही हीगल के अनुसार क्या है, स्वतंत्रता है। हीगल ने अधिकारों के बजाय कर्तव्यों पर ज्यादा बल दिया है। अधिकारों के बजाय कर्तव्यों पर ज्यादा बल दिया है हीगल ने। हीगल के अनुसार जो स्वतंत्रता है ये राज्य की अधीनता है। राज्य की अधीनता में ही हीगल की स्वतंत्रता है। हीगल के अनुसार जो स्वतंत्रता है ये स्वार्थ भावना न होकर प्रार्थ भावना है। तो हीगल के अनुसार स्वतंत्रता स्वार्थ भावना नहीं है, बल्कि स्वार्थ भावना नहीं है, बल्कि क्या है, प्रार्थ भावना है। नहीं है बल्कि क्या है, प्रार्थ भावना है। तो हीगल के अनुसार स्वतंत्रता स्वार्थ भावना न होकर प्रार्थ की भावना है, दूसरों की सेवा करने की भावना है। तो ये हीगल के अनुसार स्वतंत्रता की विशेषताएं हो गई। अब हम हीगल के अनुसार विश्व आत्मा की विशेषताओं पर बातें कर लेते हैं। दुर्गा कुमारी जी, गुड मॉर्निंग। तो हीगल जो बार बार विश्व आत्मा की बातें कर रहा है, जिस दिन से हमने हीगल शुरू किया था तो विश्व आत्मा शब्द आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। विश्व आत्मा की विशेषताएं, यानी हीगल की जो विश्व आत्मा की धारणा है ये बहुनामी विचार है। ये क्या है, बहुनामी विचार है। दुर्गा कुमारी, रिकॉर्डेड वीडियो देखती हैं आप? टाइम नहीं है, कोई बात नहीं है, जैसा आपको टाइम लगे उस हिसाब से देख लीजिए। लाइव में नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, रिकॉर्डेड देख लीजिए, तैयारी कीजिए अपनी, ताकि अब की बार आपका नेट जेआरएफ दोनों निकल जाए, जो भी इसमें है सभी का निकल जाए। और जेआरएफ निकलने के बाद आप पीएचडी कीजिए, 5 साल पूरे गवर्नमेंट के पैसों से मौज कीजिए। 25 लाख के आसपास स्कॉलरशिप मिलती है, और ये 5 साल फिर तैयारी के लिए भी मिल जाते हैं, क्योंकि उस 5 साल में पूरा बर्डन हट जाता है दिमाग से, पैसे की टेंशन होती नहीं है। तो इस 5 साल में हम अच्छे से तैयारी करके हम एक असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद पर आसीन हो सकते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी हमें मिल जाती है पीएचडी में, तो अधिकतर का यही होता है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो वहीं वो सेटल्ड भी हो जाते हैं उसी यूनिवर्सिटी में। तो विश्व आत्मा की विशेषताओं की हम बात करें तो ये बहुनामी विचार है, अर्थात इसके कई नाम मिलते हैं। जैसे आत्मा, इसके कई नाम मिलते हैं, आत्मा, दैवीय इच्छा। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं या पढ़ती हैं, क्या लिखा है? दोनों ये इंग्लिश का शब्द है। ओके, पढ़ाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है दुर्गा कुमारी? आत्मा, दैवी इच्छा, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा, झारखंड। तो आपका नेट वगैरह हो रखा होगा फिर तो, यूनिवर्सिटी में तो तभी लेंगे। दैवीय मानस भी इसको कहते हैं, विवेक भी इसको कहा जाता है। अच्छा, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, इसलिए आपको यूनिवर्सिटी ने मौका दे दिया पढ़ाने का।
बड़ी अच्छी बात है। तो आप तो नेट जेआरएफ कीजिए और वहीं उसी यूनिवर्सिटी में सेटल्ड हो जाए, बढ़िया ऑप्शन है। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले रखा होगा। परमानेंट थोड़ी किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा। हाँ यही है। तो परमानेंट होने की कोशिश कीजिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है क्या? अभी तो दुर्गा कुमारी बताएंगे प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है। कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, कैसी है यूनिवर्सिटी? परमानेंट के लिए नेट चाहिए। दुर्गा कुमारी जी, यूनिवर्सिटी प्राइवेट है या गवर्नमेंट है? ये सुमन जी पूछ रही हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट। ठीक है, वैसे दे दिया होगा। बाकी आप गोल्ड मेडलिस्ट की वजह से दे देते हैं ना, नहीं तो यूनिवर्सिटी के लिए नेट अनिवार्य हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मैं भी इसमें कुछ दिन काम किया था, मैंने भी डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। लेकिन वही कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, फिर उसके बाद में साल भर का होता है या फिर 2 साल के लिए होता है। अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सिस्टम होता है। फिर उसके बाद में फिर वही बात होती है, दूसरी बार इंटरव्यू वगैरह देते जाओ। कॉन्ट्रैक्ट बेस में ये होता है। परमानेंट जब हो जाते हैं तो फिर तो मौज ही है। और कॉन्ट्रैक्ट बेस में उतना पैसा भी नहीं मिलता है जितना कि एक परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलता है। तो बहुनामी विचार की बात करें तो इसको आत्मा, दैवी इच्छा, दैवी मानस, विवेक आदि कहा जाता है। तो बहुनामी विचार है विश्व आत्मा। दूसरी विशेषता की हम बात करें तो मनुष्य और आत्मा, मनुष्य और आत्मा दोनों ही किसके प्रकटीकरण हैं? विश्व आत्मा के रूप है। मनुष्य और आत्मा, मनुष्य और आत्मा दोनों ही विश्व आत्मा के रूप हैं। मनुष्य और आत्मा दोनों ही क्या है? विश्व आत्मा के रूप हैं। नेट होने पर परमानेंट होगा, इसलिए आपका कोर्स ले लिया है। आपका पढ़ाना अच्छा लगता है। एग्जाम वगैरह नहीं होते हैं क्या इसमें? गोल्ड मेडलिस्ट को वैसे दे देते हैं क्या? जैसे अधिकतर जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं उसमें या तो इंटरव्यू होता है या फिर एग्ज़ाम होता है। और जो परमानेंट जो बेस होता है उसमें तो ज़्यादातर एग्ज़ाम होता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसियाँ कुछ आती हैं उसमें दे देते हैं इंटरव्यू के आधार पर। तो इसमें अच्छा, ये तो अच्छा ऑप्शन है। झारखंड यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट ऑप्शन के इंटरव्यू वगैरह के हिसाब से देते होंगे फिर, या सीधा गोल्ड मेडलिस्ट के नाम से परमानेंट ही दे देंगे। ठीक है। तो दूसरी इच्छा, दूसरी विशेषता क्या है विश्व आत्मा की? कि ओके गोल्ड मेडलिस्ट को दे देते हैं तो बढ़िया, अच्छा चांस आपकी बार निकल जाएगा। क्योंकि कुछ तैयारी तो आपकी पहले से है, कुछ क्या अधिकतर होगी। जब भाई अच्छे मार्क्स आए होंगे तब ही आपको गोल्ड मिला होगा, गोल्ड मेडल मिला होगा। तो निकल जाएगा इस बार, 100% निकल जाएगा, जेआरएफ निकल जाएगा आपका। तो मनुष्य और आत्मा दोनों ही क्या है? विश्व आत्मा के रूप हैं। और ये जो विश्व आत्मा है, तीसरी विशेषता कि ये जो विश्व आत्मा है सभी वस्तुओं को अपने अंदर समेटने का गुण रखती है। अर्थात सभी वस्तुएं विश्व आत्मा के अंतर ही निहित होती हैं। सभी वस्तुओं का जो जन्म होता है वो किससे होता है? विश्व आत्मा से होता है। संसार में कोई भी वस्तु है,
कोई भी वस्तु है संसार में, उसका जन्म किससे होता है? विश्व आत्मा से होता है। प्रत्येक वस्तु का जन्म विश्व आत्मा से होता है। ये जो विश्व आत्मा है, इसमें परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है, अर्थात इस विश्व आत्मा में परिवर्तन होता रहता है, और ये परिवर्तन तब तक होता रहता है जब तक कि ये अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच ना जाए। और विश्व आत्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय राज्य, जिसको जर्मनी के रूप में प्रकट किया है हीगल ने। तो इसमें परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है, और इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? राज्य तक पहुंचना। और जब तक राज्य तक नहीं पहुंचेगी, इसमें परिवर्तनशील होते रहेंगे, इसमें गतिशीलता पाई जाएगी। और विश्व आत्मा का जो विकास होता है वो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा होता है। विश्व आत्मा का विकास किसके द्वारा होता है? द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा होता है, अर्थात इसमें वाद विवाद प्रतिवाद, वाद विवाद और प्रतिवाद की घटना चलती रहती है, और इससे इसका विकास होता जाता है। और विश्व आत्मा का जो अंतिम रूप है या चरम रूप है वो क्या है? राज्य है। अंतिम रूप या चरम रूप क्या है? राज्य है। तो ये विश्व आत्मा की विशेषताएं हो गई कि ये बहुनामी विचार है, अर्थात इसको आत्मा भी कहा जाता है, इसको दैवीय इच्छा कहा जाता है, इसको दैवीय मानस कहा जाता है, इसको विवेक कहा जाता है। मनुष्य और आत्मा दोनों ही विश्व आत्मा के रूप है। सभी वस्तुएं जो जन्म लेती हैं विश्व आत्मा के से ही लेती हैं, अर्थात सभी वस्तुओं को विश्व आत्मा अपने अंदर समेटने का गुण रखती है। इसमें परिवर्तनशीलता होती है और इसमें गतिशीलता होती है, और गतिशीलता के कारण ही ये अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचती है। और इसका जो विकास होता है वो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से होता है, अर्थात वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से होता है। और ये जो अंतिम या इसका चरण रूप है या विकास का जो चरम रूप या सर्वोच्च रूप है वो राज्य है। और राज्य के रूप में भी हीगल ने किसका समर्थन किया है? राष्ट्रीय राज्य का। राष्ट्रीय राज्य का। और राष्ट्रीय राज्य के लिए किस स्टेट की बात की है हीगल ने? जर्मनी की। ठीक है, तो ये विश्व आत्मा की विशेषताएं हो गई। दो शब्द हैं, एक है मोरालिटेट और एक है सिखलिटेट। दो शब्द हैं, मोरालिटेट और एक शब्द है सिखलिटेट। मोरालिटेट और सिखलिटेट ये दो शब्द हैं। ये दोनों ही जो शब्द हैं ये जर्मन भाषा के शब्द हैं। दोनों ही शब्द क्या है? जर्मन भाषा के शब्द हैं। और मोरालिटेट शब्द का जो प्रयोग किया है हीगल ने, ये अमूर्त व व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के लिए किया है। अमूर्त व व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के लिए इसका प्रयोग किया है। तो मोरालिटेट जो शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है, और इस शब्द का जो प्रयोग किया है हीगल ने वो अमूर्त व व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के लिए किया है। और इस अमूर्त और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का जो प्रयोग किया है वो लोक व रूसो जैसे परंपरागत विचारकों ने किया है। लोक और रूसो जैसे जो परंपरागत विचारक हैं, जितने भी परंपरागत विचारक हैं, इन्होंने अमूर्त और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण की बातें की हैं। और हीगल ने इस अमूर्त और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के लिए मोरालिटेट शब्द का प्रयोग किया है। ये जो सिखलिटेट शब्द है ये भी जर्मन भाषा का ही शब्द है, और हेगेल ने इसका समर्थन किया है। हेगेल ने इसका समर्थन किया है, हेगेल द्वारा इसका समर्थन किया है सिखलिटेट का। और इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो मूर्तता, वास्तविकता, सामुदायिकता, मूर्तता, वास्तविकता और सामुदायिकता पर इसमें बल दिया जाता है। तो मोरालिटेट जर्मन भाषा का शब्द, अमूर्त और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, लोक और रूसो जैसे परंपरागत विचार इसका प्रयोग किया जाता था। और सिखलिटेट भी जर्मन भाषा का शब्द है, और सिखलिटेट का प्रयोग खुद
हेगल ने किया है, इसी का समर्थन किया है और इसमें मूर्तता, वास्तविकता और सामुदायिकता पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो ये दो शब्द थे। अब हम मूल्यांकन कर लेते हैं हेगल का मूल्यांकन। हेगल का मूल्यांकन। तो पहली बात लाइन तो मूल्यांकन हम एक लिख सकते हैं कि हेगल है ये जर्मन के आदर्शवादी विचारक है। जर्मन के आदर्शवादी विचारक। हेगल क्या है? जर्मन के आदर्शवादी विचारक हैं। और हेगल का ये जो दर्शन है या विचारों का जो दर्शन है, इसके तीन मूल तत्व हैं। हेगल के विचार दर्शन के तीन मूल तत्व हैं। हेगल के विचार दर्शन के तीन मूल तत्व हैं और तीन मूल तत्वों की हम बात करें तो एक है द्वंद्वात्मक प्रक्रिया या द्वंद्ववाद। दूसरा मूल तत्व है राष्ट्रीय राज्य और तीसरा मूल तत्व है प्रगति की धारणा। तीन मूल तत्व हैं, द्वंद्ववाद, राष्ट्रीय राज्य और प्रगति की धारणा। ये तीन मूल तत्व हैं। तो द्वंद्ववाद का मतलब तो हम बात कर चुके हैं तीनों ही शब्दों पर। द्वंद्ववाद का मतलब है कि प्रत्येक वस्तु का जो विकास होता है वो द्वंद्व की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, अर्थात वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से होता है। अर्थात वस्तु का मूल रूप होता है वाद, वस्तु के मूल रूप से एक विपरीत रूप बनता है वो प्रतिवाद होता है, और इस मूल रूप और प्रतिरूप के संयोग से एक नई वस्तु बनती है जो संवाद होता है। इस तरह विकास होता है प्रत्येक वस्तु का। राष्ट्रीय राज्य, तो हेगल ने राष्ट्रीय राज्य के महत्व का प्रतिपादन किया है और राष्ट्रीय राज्य के रूप में जो अभिव्यक्ति हेगल ने की है वो जर्मनी की है। किसकी की है? जर्मनी की है, क्योंकि हेगल के समय जो जर्मनी था उसका विभाजन हो रखा था और हेगल चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो और जर्मनी राष्ट्रीय राज्य के रूप में परिणित हो, और इसीलिए हेगल ने अपना विचार दर्शन दिया है। प्रगति की धारणा, अर्थात प्रत्येक जो वस्तु है वो प्रगति करती रहती है, प्रत्येक वस्तु प्रगतिशील है, निरंतर विकास होता रहता है प्रत्येक वस्तु में। ये हो गई प्रगति की धारणा। एक नव मार्क्सवादी विचारक हैं हर्बर्ट मार्क्यूजे, नव मार्क्सवादी विचारक, और ये हर्बर्ट मार्क्यूजे है। नव मार्क्सवादी विचारक हर्बर्ट मार्क्यूजे, और इन्होंने कहा है कि वर्तमान में मानव स्वतंत्रता के विश्लेषण के लिए हेगल के राजनीतिक दर्शन पर पुनर्विचार जरूरी है। तो इन्होंने क्या कहा कि वर्तमान में मानव स्वतंत्रता के विश्लेषण के लिए, मानव स्वतंत्रता के विश्लेषण के लिए वर्तमान में मानव स्वतंत्रता के विश्लेषण के लिए हेगल के राजनीतिक दर्शन पर पुनः विचार जरूरी है। पुनः विचार जरूरी है। आगे इसने कहा कि हेगल ने जो राज्य और समाज में अंतर किया है बड़ा ही अच्छा या महत्वपूर्ण है। आगे इसने हर्बर्ट मार्क्यूजे ने क्या कहा कि हेगल ने जो राज्य और समाज में अंतर किया है, हेगल के द्वारा जो राज्य और समाज में अंतर किया गया है, ये जो अंतर है ये अंतर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि वर्तमान युग की हम बात करें, हर्बर्ट मार्क्यूजे ने कहा कि वर्तमान युग की बात हम करें तो वर्तमान युग में दो व्यवस्थाएं हैं, एक पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था। ऐसा हर्बर्ट मार्क्यूजे ने कहा है कि वर्तमान युग में की हम बात करें तो इसमें एक तो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है, और ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है इस पूंजीवादी व्यवस्था में
समाज ने राज्य पर कब्जा कर रखा है। इस पूंजीवादी व्यवस्था में नागरिक समाज अर्थात बाजार, नागरिक समाज अर्थात बाजार, इस नागरिक समाज अर्थात बाजार ने पूंजीवादी व्यवस्था में किस पर कब्जा कर रखा है? राज्य पर कब्जा कर रखा है, राज्य पर कब्जा कर रखा है। वहीं वर्तमान युग में जो दूसरी व्यवस्था है साम्यवादी, साम्यवादी व्यवस्था है, और इस साम्यवादी व्यवस्था में पूंजीवाद का उल्टा है। ये जो साम्यवादी व्यवस्था है, इस साम्यवादी व्यवस्था में पूंजीवाद का उल्टा है, अर्थात यहाँ इसने राज्य ने समाज पर कब्जा कर रखा है, यहाँ राज्य ने नागरिक समाज पर कब्जा कर रखा है, नागरिक समाज पर कब्जा कर रखा है। और ये दोनों ही जो परिस्थितियां हैं ये नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्या हैं? खतरनाक हैं। दोनों ही परिस्थितियां क्या हैं? नागरिक स्वतंत्रता के लिए खतरनाक है। दोनों ही परिस्थितियां किसके लिए खतरनाक हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए खतरनाक है। तो नव मार्क्सवादी विचारक हर्बर्ट मार्क्यूजे की बात करें तो इन्होंने कहा कि वर्तमान में मानव स्वतंत्रता का विश्लेषण करना है, तो मानव स्वतंत्रता के विश्लेषण के लिए हमें हीगल के राजनीतिक दर्शन पर पुनः विचार करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हीगल ने राज्य और नागरिक समाज में जो अंतर किया है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है वर्तमान के दृष्टिकोण से हम देखें तो, ऐसा हर्बर्ट मार्क्यूजे ने कहा। हर्बर्ट मार्क्यूजे कहता है कि वर्तमान युग में जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इस पूंजीवादी व्यवस्था में जो नागरिक समाज अर्थात बाजार है, इसने पूरी तरह से राज्य पर कब्जा कर रखा है। अर्थात जो नागरिक समाज बाजार चाहता है वहीं राज्य करता है। पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा ही होता है। जैसे भारत के संदर्भ में भी कुछ आलोचनाओं में कहा भी जाता है कि वर्तमान में 2 उद्योगपति देश को चला रहे हैं, ऐसी बातें कही जाती हैं। यानी पूंजीवादी व्यवस्था में जितने भी उद्योगपति हैं जिनका बाजार पर नियंत्रण है, वो राज्य पर पूरा हस्तक्षेप करते हैं, राज्य पर पूरा अधिकार कर लेते हैं। तो ऐसा ही ये हर्बर्ट मार्क्यूजे ने कहा है। और जो साम्यवादी व्यवस्था है इसमें पूरा अधिकार राज्य का होता है, और साम्यवादी व्यवस्था में राज्य ने नागरिक समाज पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। और ये दोनों ही जो स्थितियां हैं ये नागरिक स्वतंत्रता के लिए खतरनाक हैं। यानी नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना करना है तो नागरिक और समाज हैं ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, किसी का किसी पर कब्जा नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा हर्बर्ट मार्क्यूजे ने। इसके अलावा हम बात करें कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स ने भी हेगेल की महानता को स्वीकार किया है। कार्ल मार्क्स ने भी हेगेल की महानता को स्वीकार किया है, और महानता को स्वीकार करके हेगेल ने इनकी जो तुलना की है वो अरस्तु व प्लेटो के दर्शन से की है। तो कार्ल मार्क्स ने हेगेल की महानता को स्वीकार किया है, और हेगेल के दर्शन की तुलना कार्ल मार्क्स ने प्लेटो व अरस्तु के दर्शन से की है। फ्रांसीसी फुकुयामा की हम बात करें, फ्रांसीसी फुकुयामा, की हम बात करें तो इन्होंने हेगेल और कार्ल मार्क्स के बीच व्यापक तुलना की है। इन्होंने हेगेल और कार्ल मार्क्स में किसका ज़्यादा प्रभाव है इसकी तुलना की है, और फिर हेगेल को विजयी घोषित किया है। तो फ्रांसीसी फुकुयामा ने कार्ल मार्क्स व हेगेल के प्रभाव की तुलना की है, और तुलना करने के बाद में जो विजयी घोषित किया वो हेगेल ने किया। विजयी घोषित किसको किया? हेगेल ने किया है, क्योंकि हेगेल ने भी द्वंद्ववाद की बात की है, फिर कार्ल मार्क्स ने हेगेल से द्वंद्ववाद ग्रहण किया,
कार्ल मार्क्स ने भी द्वंद्ववाद की बात की। कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्ववाद है भौतिकवाद द्वंद्ववाद है, वहीं हेगेल का जो द्वंद्ववाद है ये प्रत्ययवाद या चेतनवाद द्वंद्ववाद है। हेगेल का जो द्वंद्ववाद है इसमें चेतना का सबसे ज़्यादा महत्व है, अर्थात चेतना में ही द्वंद्व होता है, विचारों में द्वंद्व होता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि भौतिक पदार्थों में द्वंद्व होता है, चेतना या विचारों में द्वंद्व नहीं होता है। तो इन दोनों की तुलना करता है फ्रांसिस फुकुयामा, और तुलना करने के बाद में जो विजयी घोषित करता है वो हेगेल को करता है। विजयी घोषित किसको करता है? हेगेल को करता है। कार्ल पॉपर की हम बात करें, कार्ल पॉपर ये कार्ल मार्क्स के बड़े ही इसके हेगेल के बड़े आलोचक हैं। तो ये आलोचना करते हैं हेगेल की, और इनकी एक पुस्तक है, ये पुस्तक एग्जाम में कई बार पूछ ली गई है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखें। इनकी पुस्तक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ये इनकी पुस्तक है, 1945 की ये पुस्तक है। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 की ये पुस्तक है। और इस पुस्तक में इन्होंने 3 विचारकों को, प्लेटो, कार्ल मार्क्स और हेगेल, इन 3 विचारकों को खुले समाज का शत्रु कहा है। तो इस पुस्तक में कार्ल पॉपर ने प्लेटो, हेगेल व कार्ल मार्क्स को खुले समाज का शत्रु कहा है। प्लेटो, हेगेल और कार्ल मार्क्स ने इनको क्या कहा है? खुले समाज का शत्रु कहा है। तो 1945 में इनकी पुस्तक आती है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, और इससे में इन्होंने प्लेटो को, हेगेल को और कार्ल मार्क्स को खुले समाज का शत्रु कहा है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखें, पुस्तक का नाम भी ध्यान रखें और इन तीनों विचारकों का नाम भी याद रखें। कार्ल पॉपर ने जो कुछ आलोचनाएं हेगेल की हैं, और कार्ल पॉपर कहता है कि हेगेल के राजदर्शन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था खुले समाज से लड़ना, खुले समाज से लड़ना था। कार्ल पॉपर ने क्या कहा कि हेगेल के राजदर्शन का प्रमुख उद्देश्य था वो था खुले समाज से लड़ना था, और अपने मालिक पर्सिया के शासक विलियम फ्रेडरिक, अपने मालिक पर्सिया के शासक विलियम फ्रेडरिक की सेवा करना था। अपने मालिक पर्सिया के शासक विलियम फ्रेडरिक की सेवा करना था। तो क्या कहा कि खुले समाज से लड़ना ही इनके राजदर्शन का उद्देश्य था, और इनके राजदर्शन का उद्देश्य था कि अपने मालिक पर्सिया के शासक विलियम फ्रेडरिक की सेवा करना, अपने मालिक पर्सिया के शासक विलियम फ्रेडरिक की सेवा करना। और इसके अलावा इनका जो उद्देश्य था, कार्ल पॉपर का उद्देश्य, हेगेल का उद्देश्य था कार्ल पॉपर के अनुसार, ये कहता है कि हेगेल के समय का जो युग था वो बेईमानी का युग था। हेगेल के समय का युग था वो बेईमानी का युग था, और इसी बेईमानी के युग में हेगेल एक सर्वोच्च दार्शनिक बन जाता है। यानी हेगेल में वो गुण नहीं थे। कार्ल पॉपर का मानना है कि हेगेल में सर्वोच्च दार्शनिक के गुण नहीं थे, बल्कि हेगेल के समय का जो युग था बेईमानी का युग था, और इसी बेईमानी का प्रयोग करते हुए हेगेल बन गए सर्वोच्च दार्शनिक। और हेगेल के राजदर्शन का उद्देश्य था खुले समाज से लड़ना। कार्ल पॉपर ने आगे कहा कि हेगेल की जो ऐतिहासिकता है, ये ऐतिहासिकता वर्तमान तानाशाही के समान है। अर्थात हेगेल की ऐतिहासिकता व वर्तमान की या आधुनिक तानाशाही में कोई अंतर नहीं है। आधुनिक तानाशाही में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ऐतिहासिकता जो हेगेल ने इतिहास के विकास की बातें की है, आधुनिक तानाशाही
अर्थात निरंकुश तंत्र, तानाशाही जितने भी हैं जैसे हिटलर, मुसोलिनी आदि, इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। ये किसका मानना है? कोल पापर का मानना है। क्योंकि आधुनिक जो तानाशाही है, हिटलर और मुसोलिनी, नाजीवाद और फांसीवाद, ये भी पूरी तरह से राज्य को सर्वोच्च मानते हैं, व्यक्ति को पूरी तरह से राज्य के अधीन कर देते हैं। ऐसा ही किया है हेगेल ने। हेगेल भी कहता है कि इतिहास में जो विश्व आत्मा का विकास हो रहा है वो सर्वोच्च रूप में प्रकटीकरण राज्य के रूप में हो रहा है। और राज्य की प्रकृति जब हमने पढ़ी थी तब हमने पढ़ा भी था कि राज्य है वो सर्वोच्च नैतिक समुदाय है। राज्य कानून नैतिकता के अधीन नहीं है, बल्कि सब के सब किसके अधीन है? राज्य के अधीन है। मनुष्य की स्वतंत्रता भी राज्य की आज्ञा पालन करने में है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों के दोनों मनुष्य को किसके अधीन कर देते हैं? राज्य के अधीन कर देते हैं। दोनों ही व्यक्ति को साधन बना देते हैं, राज्य को साध्य बना देते हैं। इसलिए कहा कि ऐतिहासिकता और आधुनिक तानाशाही में कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा कार्ल पोपर ने कहा हेगल के बारे में कि राज्य की पूजा, सुमन ने जितने भी थिंकर हैं सब मिक्स होते जा रहे हैं, क्या करें? देखो इसका एक ही इलाज है, बार बार रिवीजन। क्योंकि बार बार जैसे रिवीजन करेंगे ना तो कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ये सभी के साथ होता है, ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सभी के साथ होता है। जब भी हम फर्स्ट बार कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उल्टा सुल्टा हो जाता है। इसको हम 2-3 रिवीजन जब कर लेंगे तो ये क्लियर होते चले जाएंगे। तो रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए और जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उनको पूरी विस्तार से पढ़ लीजिए और गहनता से पढ़िए। एक बार तो पूरी गहनता से पढ़ लीजिए। बुक्स हैं आपके पास तो बुक्स का भी सहारा ले लीजिए, बुक्स नहीं है तो नोट्स हैं और क्लास हो गई, तो इनको गहनता से पढ़िए। एक बार गहनता से पढ़ने के बाद में प्रत्येक हमारे 2 दिन ऑफ रहता है, सैटरडे और संडे, तो इन 2 दिन का आप यूज कीजिए और इनमें जो सोमवार से शुक्रवार पढ़ा है इसका एक बार रिवीजन कीजिए और फिर जो टाइम बच गया है उसमें पहले से जो हो चुका है उसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन में उतना टाइम नहीं लगता है जितना पहले लगता है। तो यही है इसका इलाज, बाकी कोई इलाज नहीं है। सभी के साथ ऐसा होता है जब भी हम पढ़ते हैं। तो इन्होंने कोल पोपर ने क्या कहा कि राज्य की पूजा कबीलावाद का पुनर्जागरण है। राज्य की पूजा कबीलावाद का पुनर्जागरण है, क्योंकि हीगल ने राज्य पर अत्यधिक बल दिया है और इसी को ध्यान में रखते हुए आलोचना लिखते हैं कि राज्य की जो पूजा है ये कबीलावाद का क्या है? पुनर्जागरण है। यानी वापस जो कबीले थे उसका वापस पुनर्जागरण है या वापस कबीलों की स्थापना है राज्य की पूजा करने का मतलब। इसके अलावा कोल पोपर ने हीगल के बारे में कहा कि जो हीगल है ये हेराक्लिट्स, प्लेटो और अरस्तु का सच्चा शिष्य है। हीगल हेराक्लिट्स, प्लेटो व अरस्तु का सच्चा शिष्य है। हेगल हेराक्लिट्स, प्लेटो, अरस्तु का सच्चा शिष्य है। तो ये कुछ आलोचनाएं कोल पापर के द्वारा की गई और इसी के साथ हीगल जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है और कल हम जॉन रोल्स पर बातें करेंगे। अब जो थिंकर्स हैं वो छोटे छोटे थिंकर्स रहेंगे, एक दो क्लास में कंप्लीट होते जाएंगे। किसी पे 1 क्लास होगी, किसी पे 2 क्लासें होंगे, है ना, इससे ज़्यादा नहीं है। जो बड़े थिंकर्स थे वो सिमट चुके हैं, तो अपनी 10-12 क्लास में ये वेस्टर्न है कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हम इंडियन थिंकर्स ले लेंगे और इंडियन थिंकर्स में भी कुछ ही थिंकर्स बड़े हैं, बाकी छोटे छोटे थिंकर्स हैं। इंडियन थिंकर्स में 22-23 थिंकर्स हैं नेट JRF में, तो 1-1, 2-2 क्लास के ही हैं, कुछ थिंकर्स को छोड़ दें तो ठीक है। तो यहाँ तक दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास को समाप्त करते हैं। बताइए, क्लियर है? ओके, तो
जो पीछे छूटता जा रहा है उसका रिवीजन ज़रूर कीजिए, ताकि मिक्स ना हो। और दिक्कत सभी के साथ आती है जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत करें तो दिक्कतें आएंगी। और ये पॉलिटिकल साइंस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। सबसे हार्ड सब्जेक्ट भी इसको हम कह सकते हैं और सबसे इजी सब्जेक्ट भी इसको कह सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। जब इसकी शुरुआत करते हैं तो बड़ा ही हार्ड सब्जेक्ट लगता है, और जैसे जैसे इसमें पढ़ते जाते हैं तो फिर बड़ा इजी लगने शुरू हो जाएगा। दोनों ही प्रकार का सब्जेक्ट है, तो आप तो गहनता से पढ़ते रहिए, क्लियर हो जाएगा। इस बार भी नहीं निकलेगा नेट JRF, तो दिसंबर में 100% निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी मानो आप। क्योंकि जो भी कंटिन्यू तैयारी कर रहा है उसका दिसंबर में 100% निकल जाएगा। बस आप तो लगे रहिए, प्रत्येक क्लास जो भी होती है उसको अच्छे से पढ़िए, उसको मत छोड़िए। और उसके अलावा बुक्स गाइड जो भी हैं आपके पास उसका भी अध्ययन करते रहिए। ठीक है, तो धन्यवाद। कल जॉन रोल्स पे शुरुआत करते हैं।